टाइम से क्लास में आ जाइए। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। अगर आपको आंसर आ रहा है तो बिल्कुल कमेंट में आंसर करते चलेंगे, कमेंट में सभी बच्चे आंसर करते चलेंगे। हाँ बिल्कुल, बहुत दिन बाद क्लास हो रही है मेरी, लेकिन अब रेगुलर रहेगी। तो प्रश्न क्या है कि महर्षि शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा महान प्लस ऋषि, ऑप्शन बी महा प्लस ऋषि, ऑप्शन सी मह प्लस ऋषि, ऑप्शन डी महो प्लस ऋषि। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग आंसर करेंगे, बिल्कुल यहाँ सभी बच्चे आंसर करेंगे। साथ में आप सभी लोग संधि का नाम भी बताइए। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो कहेंगे ऑप्शन बी महा प्लस ऋषि करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे संधि, कौन सी संधि है? तो यहाँ कहेंगे गुण संधि है। कौन सी संधि हो जाएगी? तो गुण संधि हो जाएगी। और बात करेंगे, देखिए संधि कितने प्रकार की होती हैं, संधि कितने प्रकार की होंगी? तो संधि 3 प्रकार की होती है, सभी को पता है ना। संधि कितने प्रकार की होती है? तो 3 प्रकार की होती है। चलिए बताइएगा कौन कौन सी संधि होती है। तो कहेंगे एक कैसी संधि होती है? एक स्वर संधि होती है। और क्या होता है? फिर व्यंजन संधि होती है। कौन सी संधि? व्यंजन संधि। उसके बाद क्या होता है? विसर्ग संधि। ये बात आपको भी याद रखनी है, विसर्ग संधि होती है। तो जो ये गुण संधि है ये किस संधि का भाग है? तो स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? तो याद रखिएगा स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? तो 5 प्रकार के होते हैं। और यही स्वर संधि का भाग क्या है? गुण संधि, जिसका जो है ऑप्शन करेक्ट क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? सभी लोग क्लास को लाइक जरूर कर दीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिए। प्रश्न नंबर 2 आ गया एकदम पेपर जैसा। ऐसा नहीं कि हम जो है एक ही टॉपिक ले रहे हैं, आज हम पेपर जैसा प्रैक्टिस करवा रहे हैं। इसके बाद हम टॉपिक वाइज, अगर आप कहेंगे तो टॉपिक वाइज भी चलेंगे। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 2 क्या है कि अमृत शब्द का सही विलोम शब्द क्या है? तो दूसरे प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए पीयूष, ऑप्शन बी सुधा, ऑप्शन सी विष, ऑप्शन डी सोम, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ विलोम पूछा गया। क्या पूछा गया? विलोम। तो विलोम क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अमृत। अमृत का विलोम, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया, ऑप्शन सी करेक्ट है, विष हो जाएगा। विष यानी जहर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 3 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? बताएंगे कौन सा शब्द स्त्रीलिंग हो जाएगा। तीसरे प्रश्न का उत्तर क्या है? ऑप्शन ए देखेंगे हवा, ऑप्शन बी पानी, ऑप्शन सी दही, ऑप्शन डी मोती। तो तीसरे का उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ स्त्रीलिंग बताया गया है। यहाँ क्या बताया है? स्त्रीलिंग। तो उसको बना बना के देखिए। देखिए स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, बिल्कुल। हवा क्या होता है? हवा चल रहा है नहीं होता, क्या होता? हवा चल रही है। तो रही है यानी कि स्त्रीलिंग। अगर चल रहा होता तो क्या होता? पुल्लिंग होता। आपको ऐसे समझ में आ जाना चाहिए। ऐसे अगर आप वाक्य बनाएंगे तो जरूर आंसर मिलेगा। चौथा प्रश्न क्या है कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, लोकोक्तियों का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए लकड़ी का बर्तन अग्नि से जल जाता है, ऑप्शन बी छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता, ऑप्शन सी दुर्भाग्य की मार बार बार नहीं होती, ऑप्शन डी बुरे दिन हमेशा नहीं रहते, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो चौथे का उत्तर क्या हो जाएगा? सभी बच्चे आंसर करेंगे। आपको पता है कि यूपी ट्रिपल पेट में 5 प्रश्न आते हैं व्याकरण से और 2 गद्यांश आता है 5-5 नंबर का, तो हो गए प्लस 15 नंबर। यानी कितने नंबर पूछा जाता है यूपी ट्रिपल पेट में? तो कहेंगे 15 नंबर। और इसको जरूर कर लीजिए, क्योंकि जैसा कि लेखपाल और वीडियो का वैकेंसी देख ही रहे हैं, जो बच्चे नहीं पास कर पा रहे हैं, नहीं दे पा रहे हैं उतनी कटा, तो अच्छे से तैयारी कर लीजिए एक बार। ठीक है, एक बार तैयारी कर लीजिए। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। बहुत ही सुंदर, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? बताएंगे। ऑप्शन ए ब्रज भाषा, ऑप्शन बी खड़ी बोली, ऑप्शन सी संस्कृत, ऑप्शन डी मैथिली, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो रामचरितमानस बताएंगे रामचरितमानस करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल बहुत ही बढ़िया। क्या कहेंगे? ई इनमें से कोई नहीं। लेकिन लिखा किस में गया है? तो कहेंगे अवधी भाषा में। किस में लिखा गया? तो अवधी भाषा। आपको याद रखना है बच्चा, अवधी भाषा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बात करेंगे रामायण किस भाषा में लिखी गई है? तो कहेंगे रामायण लिखी गई है संस्कृत में। और लिखा किसने है? तो वाल्मीकि जी ने लिखा है। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? चलिए 5 ही प्रश्न थे, अब हम गद्यांश देखेंगे। तो गद्यांश को बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि इस पे जो गलती कर आता समझ लो इसमें बोनस नंबर मिलते हैं ना, तो इसको पढ़िएगा ध्यान से। तो चलिए शुरू करते हैं गद्यांश को, या फिर आप लोग
क्लास को रोकिए, लाइव अगर लाइव देख रहे हैं तो जैसा मैं बोल रही हूँ आराम आराम सुनते चलिए, ठीक है। तो है कि इतिहास में विरासत में आपको भारतीय संगीत जैसे अमूल्य निधि मिली है। अन्य देशों के संगीतों की अपेक्षा इसमें जो विशिष्टता है वह उन मान्यताओं के कारण है जो संगीत, क्या यहाँ पे होना चाहिए, संगीत होना चाहिए। संगीत के संबंध में हमारे पूर्वजों की भी भारत में संगीत क्षणिक आमोद प्रमोद या अमृत, क्या होना चाहिए, आतृप्त होना चाहिए, ठीक है। आतृप्त तृष्णा की वस्तु न होकर समस्त ब्रह्मांड से ऐक्य का आभास है, आनंद प्रदान करने वाली आध्यात्मिक साधना है और मानव को ब्रह्म तक ले जाने वाला मार्ग है। संगीत के इस स्वभाव और ध्येय को हमारे देश के लोगों ने हमारी सभ्यता के प्रारंभ में ही पहचान लिया था और संगीत का विकास इन्हीं आदर्शों के अनुकूल किया था। उन्होंने संगीत और जीवन में किसी प्रकार के दीवार ना खड़ी की। यह कहना अनुचित ना होगा कि उन्होंने संगीत को हमारे जीवन में इस प्रकार बुन दिया कि सहस्र सदियों शताब्दियों के पश्चात भी वह उसका अविच्छिन्न अंग बना हुआ है। संसार में संभवतः ऐसा अन्य कोई देश नहीं है जहाँ संगीत इतने पुराने युग से जन जीवन में इतना व्याप्त हो जितना कि भारत में। भारतवासियों की अधिक संगीत प्रेमी होने के बाद का उल्लेख मेगास्थनीज भी कर गया है। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में लिखे गए इंडिका नामक अपने ग्रंथ में एरियन मेगास्थनीज का यह कथन उद्धृत है कि सब जातियों की अपेक्षा भारतीय लोग संगीत के कहीं अधिक प्रेमी हैं। क्या हो जाएंगे, संगीत के कहीं अधिक प्रेमी। ये बात कौन कह रहा है, ये मेगास्थनीज के किताब इंडिका में लिखी गई, यानी ये बात मेगास्थनीज कह रहा है, ठीक है। मेगास्थनीज जानते हो, अगर आपने प्राचीन इतिहास पढ़ा तो आपको पता होगा कि ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय आया था। ये सेल्यूकस निकेटर का क्या था, राजदूत था। तो चलिए देखते हैं आगे क्या है कि सहस्त्रों वर्ष से हमारे घरेलू और सांसारिक जीवन में लगभग सभी काम किसी न किसी प्रकार के संगीत से प्रारंभ होते रहे हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक यह संगीत हमारे साथ बना रहता है। जिस दिन बालक संस्कार में अपनी आंखें खोलता है उस दिन से ही संगीत से भी उसका परिचय हो जाता है। नामकरण, कर छेदन, विवाह आदि से तो संगीत होता ही है। ऐसा कोई तीज त्योहार नहीं होता, ऐसा कोई पर्व और संस्कार नहीं होता जिसमें संगीत न हो। घर में ही क्यों, हमारे यहाँ खेत में और चौपाल में चक्की चलाने और धान कूटने के समय भी संगीत चलता ही रहता है। यह हमारे जनजीवन के उल्लास को प्रकट करने का तो प्रभावी साधन है ही, साथ ही साथ उसको गतिमान बनाने का भी प्रबल अस्त्र है। संगीत रचनात्मक कार्यों में अग्रसर होने की सामूहिक स्फूर्ति और प्रेरणा प्रदान करता है और वह सामूहिक शक्ति देता है जो हमारे उन कार्यों को करने की योग्य बना देती है जो अकेले या समूह में संगीत की प्रेरणा के बिना ना कर पाते हैं। थोड़ा सा बड़ा होगा गद्यांश, लेकिन कोई बात नहीं, प्रश्न ऐसे ही आते हैं, ये प्रश्न ऐसे ही आते तो प्रैक्टिस भी उतना ही बड़ा करना चाहिए। अब छोटे छोटे करवा दें और जल्दी जल्दी टिक कर ले जाओ तो वहाँ जाके बड़ा आ गया तो प्रैक्टिस काहे की, किस बात की प्रैक्टिस ना। तो चलिए पहला प्रश्न क्या हो जाएगा कि गद्यांश के लिए एक उपयुक्त शीर्षक चुनिए। ऑप्शन ए हो जाएगा सांसारिक जीवन, ऑप्शन बी मान्यताएं, ऑप्शन सी स्फूर्ति और प्रेरणा, ऑप्शन डी संगीत का महत्व, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। मुझे नहीं लगता जो बच्चा ध्यान से गद्यांश को पढ़ा है या हमने जो सुनाया है उसको सुना है, ठीक है, तो उसका उत्तर एकदम सही आने वाला है। बहुत बढ़िया, क्या कहेंगे, संगीत का महत्व, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि भारतीय संगीत में अन्य देशों के संगीतों की अपेक्षा क्या क्या विशेषताएं हैं। तो करेक्ट आंसर बताएंगे ऑप्शन ए ब्रह्मांड से ऐक्य का आभास है, ऑप्शन बी आनंद प्रदान करने वाली आध्यात्मिक साधना है, ऑप्शन सी मानव को ब्रह्म वक्त से जाने वाला मार्ग है, ऑप्शन डी ये सभी विकल्प, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो दूसरे का उत्तर क्या हो जाएगा, बहुत ही सुंदर, क्या कहेंगे, ये सभी विकल्प, यानी ये तीनों ही विकल्प सही है, इसीलिए ऑप्शन डी यहाँ पर फिर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, तीसरा प्रश्न क्या हो जाएगा, देखेंगे कि भारतीयों की संगीत प्रियता का उल्लेख
किस प्राचीन ग्रंथ में किया गया है? ये आंसर सभी का आना चाहिए, बहुत ही आसान है, ठीक है, बहुत ही आसान है, इसको हम कह सकते हैं। ऑप्शन ए देखेंगे संजीविका ग्रंथ, ऑप्शन बी चरक संहिता, ऑप्शन सी इंडिका ग्रंथ, ऑप्शन डी महाभारत, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा तीसरे प्रश्न का? तो कहेंगे ऑप्शन सी। सभी लोग तुरंत आंसर करेंगे, कमेंट में हम देख रहे हैं सभी का आंसर आना चाहिए कि इंडिका किसने लिखा है। अभी मैंने बताया था, अभी गद्यांश पढ़ा था तो उस पर चर्चा हुई थी ना, इंडिका पुस्तक किसका है, यानी इंडिका ग्रंथ किसका है, बताएंगे। बहुत ही सुंदर, क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। क्या कहेंगे? मेगास्थनीज कहेंगे। बहुत ही बढ़िया। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? चौथा प्रश्न है कि भारतीयों के दिन प्रतिदिन के, यहाँ दिन होगा, ठीक है, के कार्यों में संगीत की भूमिका का उदाहरण क्या लिखा होना चाहिए? उदाहरण होना चाहिए। उदाहरण है तो ऑप्शन ए खेतों में संगीत चलाना, ऑप्शन बी चौपालों में संगीत चलाना, ऑप्शन सी चक्की चलाने और धान कूटने के समय संगीत चलना, ऑप्शन डी ये सभी विकल्प, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। इसका भी आंसर गद्यांश को ध्यान से पढ़िए और ये सारे प्रश्न सही करिए, ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि भारतीय संगीत मानव को हम तक ले जाने वाला मार्ग है। कथन यहाँ होना चाहिए, कथन का आशय क्या है? टाइपिंग मिस्टेक चल रही है ना। पांचवें का उत्तर बताएंगे। ऑप्शन ए यह व्यक्ति को समाधिस्थ होने से सहायता करता है, ऑप्शन बी भारतीय संगीत समस्त विश्व व मानवता से एकात्मकता का संबंध स्थापित करता है, ऑप्शन सी संगीत के द्वारा मनोरंजन ही नहीं अपितु आध्यात्मिक साधना द्वारा ब्रह्म की प्राप्ति होती है, ऑप्शन डी विकल्प बी और सी सही है, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। पांचवें का उत्तर क्या हो जाएगा? पांचवें का उत्तर भी डी ऑप्शन हो जाएगा। क्या कहेंगे? डी ऑप्शन। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? 5 प्रश्न हो गए। कितने प्रश्न हो गए टोटल? हमने 5 प्रश्नों को देख लिया है। 5 प्रश्नों को बच्चों हमने देख लिया है। आगे देखेंगे, आगे हम गद्यांशों को पढ़ेंगे, ठीक है। आगे हम क्या देखने वाले? गद्यांश को देखने वाले। हमने क्या बोला था क्लास में? हम 2 गद्यांश करेंगे, यानी गद्यांश पर आधारित 10 प्रश्न हो जाएंगे और 5 प्रश्न व्याकरण के, यानी हर क्लास में हम 15 प्रश्न देखेंगे और इतने ही प्रश्न आपके पेपर में आते हैं। तो यहाँ गद्यांश को सुनिएगा कि हिंदुस्तान बहुभाषी देश है। इस देश पर विदेशी भाषा के बढ़ते हुए प्रभुत्व और महत्व को देखते हुए विनोबा जी ने कहा कि अंग्रेजी दुनिया के लिए एक खिड़की है। घर में केवल एक खिड़की रखेंगे तो सर्वांग विश्व दर्शन नहीं होगा। कम से कम आपको 7 खिड़कियां रखनी चाहिए, यानी कि इंग्लिश यहाँ होना चाहिए, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, ये 4 यूरोपीय की, चीनी और जापानी में 2 पूर्व की और 1 अरबी, ईरान से लेकर सीरिया तक का जो विस्तार है उसके लिए इस तरह 7 खिड़की रखेंगे तो दुनिया का सही दर्शन होगा, अन्यथा एकांगी दर्शन से अंग्रेजी भाषा के अधीन हो जाएंगे। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात कही थी कि मतलब सभी तरफ जो भारत की जितने दिशाएं हैं, वहाँ के जितने भी भाषा उनको भी अपनाना चाहिए, जिससे हमको सब देशों के बारे में पता चले। आगे क्या है कि हिंदी जिसे सरहपा अमीर खुसरो से लेकर भारतीय युग वक सिंचित और पोषित कर विकसित किया गया है और गांधी जी जैसी हस्तियों की ओर से जातीय स्वाभिमान और साझी संस्कृति का वाहक बनाया गया, परंतु लॉर्ड मैकाले ने हिंदुस्तान में शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी क्या है? आगे क्या है? अंग्रेजी भाषा रखकर एक ऐसा नौकर वर्ग चाहा जो जन्म रक्त रंग से भले हिंदुस्तानी हो, परंतु रुचि, भाषा, विचार और भावना से अंग्रेजी से प्रभावित थे। परिणाम यह आया कि ब्रिटिश हुकूमत के समय ऐसी नौकरशाही अस्तित्व में आई जो अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त हिंदुस्तानी युवा वर्ग जो शासक और प्रजा के बीच रहकर समझाने का कार्य करते रहे। धीरे धीरे हिंदुस्तान में अंग्रेजी का प्रभाव व्यापक रूप से लक्षित होने लगा। आज हिंदी भाषा और भारतीय भाषाएं हाशिए पर और हीनता बोध से ग्रस्त होती जा रही हैं, परंतु विनोबा जी के चिंतन में स्पष्ट दर्शन था कि अंग्रेजी भाषा चाहे कितनी समर्थ क्यों ना हो, परंतु हिंदी विचार तो हिंदी भाषा से अधिक अच्छी तरह कैसे व्यक्त कर सकेगी। अच्छा, बात तो सही कहा था, लेकिन मुझे बात नहीं सुनना, मुझे गद्यांश के उत्तर को देखना है। अब चलिए प्रश्नों की ओर, ठीक है। प्रश्न का उत्तर
दीजिएगा कि बहुभाषी वेश से आपका क्या अभिप्राय है। सभी लोग प्लीज़ क्लास को लाइक ज़रूर कर दीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यूपी SSC पेट को एग्ज़ाम के पैटर्न पर आधारित हम प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। तो पहले प्रश्न का उत्तर बताइएगा। ऑप्शन ए है अनेक प्रकार के भाषाएं बोली लिखी और पढ़ी जाती हैं। ऑप्शन बी जहां देसी भाषाएं बोली और पढ़ी जाती हैं। ऑप्शन सी जहां केवल विदेशी भाषाएं बोली और पढ़ी जाती हैं। ऑप्शन डी जहां अनेक भाषाओं में राजकीय काम होता है। ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही ध्यान से दीजिएगा, गलती हो सकती है इसमें। बहुत ही सुंदर। जिन बच्चों का ऑप्शन ए आ रहा है, जिन बच्चों का ऑप्शन ए आ रहा है एकदम सही है। हम कमेंट को देख कर हम समझ में आ रहा है जिनका ए आ रहा है, बहुत ही बढ़िया, ठीक है, बहुत ही सुंदर। अगला प्रश्न देखेंगे कि सर्वांग विश्व दर्शन से आप क्या समझते हैं। ऑप्शन ए विश्व में चुने हुए देशों के बारे में जानकारी प्राप्त करना। ऑप्शन बी केवल बड़े देशों के बारे में जानकारी प्राप्त करना। ऑप्शन सी विश्व के शक्तिशाली देशों के बारे में जानकारी प्राप्त करना। ऑप्शन डी विश्व के अनेक देशों के बारे में जानकारी प्राप्त करना। ऑप्शन ई क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सर्वांग विश्व दर्शन क्या होना चाहिए, सर्वांग विश्व दर्शन क्या होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। बहुत ही बढ़िया, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए पहला वाला ध्यान से हम सरल बोल सकते हैं, दूसरा वाला हम सरल नहीं कहेंगे, इसमें कंफ्यूजन हो सकती है। आगे है विनोबा जी, यहाँ क्या होना चाहिए था, विनोबा जी, ठीक है, यहाँ क्या होना चाहिए था बच्चा, हाँ बा कर देते हैं इसको, बस ठीक है। विनोबा जी एकांगी दर्शन के पक्ष में क्यों नहीं थे। ऑप्शन ए क्योंकि विश्व को विस्तृत रूप से समझना कठिन हो जाएगा। ऑप्शन बी क्योंकि कहीं देश की किसी एक भाषा, संस्कृति और सभ्यता के अधीन न हो जाए। ऑप्शन सी क्योंकि देश कई भाषाओं के अधीनता से कहीं मुक्त न हो जाए। ऑप्शन डी ए और बी दोनों विकल्प। ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तीसरे का उत्तर क्या हो जाएगा, सोच समझ के आंसर दीजिएगा। बिल्कुल सभी की नजरें ऑप्शन डी पर होगी क्योंकि ए और बी लिखा है ना। बताइए बात सही है कि नहीं, ए और बी की वजह से ही आंसर कर रहे हो। हाँ पता है, मानसिकता पता है ना, क्योंकि दिमाग वही जाएगा, ए बी लगभग सही ही होगा तभी लिखा हुआ है। वेरी गुड। अगला प्रश्न क्या है, 4 नंबर देखेंगे कि आप कैसे कह सकते हैं कि हिंदी साझी संस्कृति की वाहक है। ऑप्शन ए क्योंकि सरहपा, अमीर खुसरो, भारतेंदु, महात्मा गांधी जैसी विभूतियों ने योगदान दिया है। ऑप्शन बी क्योंकि एक ही धर्म की विभूतियों ने योगदान दिया है। ऑप्शन सी क्योंकि सभी धर्म, जातियों और संस्कृतियों का योगदान है। ऑप्शन डी ए और सी विकल्प सही हो जाएगा। करेक्ट आंसर बताइएगा। चौथे का करेक्ट आंसर बिल्कुल डी ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सभी लोग प्लीज़ क्लास को लाइक जरूर कर दीजिए, क्लास को लाइक जरूर कर दीजिए। प्रश्न नंबर 5 क्या है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा के पीछे किसकी भावना नहीं थी। ऑप्शन ए लॉर्ड इरविन। ऑप्शन बी मैकाले। ऑप्शन सी डफरिन, यहाँ क्या होना चाहिए था, डफरिन। ऑप्शन डी लुटबिन्स। ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मैकाले। कि कौन हो जाएगा, तो कहेंगे मैकाले हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स क्लास कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जैसी भी लगी हो क्लास को लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि हम डेली प्रैक्टिस सेट करवाएंगे आपकी हिंदी की। और टाइम याद रखिएगा 8 बजे 8 PM पर क्लास होगी अर्पिता मैम की, ठीक है। बाकी भी सब्जेक्ट आप देख सकते हैं, जैसे कि करंट अफेयर भी होगी, रीजनिंग होगी और अंग्रेजी भी पेट में पूछी जाती है, अंग्रेजी भी पेट में आती है और सामान्य ज्ञान। तो इस चीज़ों को आप लोग जरूर देखिए और लाइव क्लासों का शेड्यूल देख लीजिए कितने बजे क्लास होगी। तो मिलते हैं कल की क्लास में। आज की क्लास कैसी लगी सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ में क्लास को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।